नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम, गुड आफ्टरनून। सब लोग कैसे हैं भाई आप? प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन, अल्टीमेट, शानदार, जबरदस्त मैथ्स के कोर्स में। अर्थमेटिक का बच्चों आज से आपका नया कोर्स शुरू होने जा रहा है। आज इसकी पहली क्लास है, फर्स्ट सेशन है और पूरी जानकारियां इस कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपका पूरा बैच है, मैं आपको 5 मिनट में इस पूरे बैच के बारे में पूरी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या पढ़ने का तरीका रहेगा, कैसे कैसे बच्चों आप इस पे काम करोगे। सारी चीजें मैं आपके बिना पूछे आपके सारे डाउट्स को दूर कर देता हूं। सारी चीजों को बेटा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर प्यारे बच्चों उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा आपका, केवल 5 मिनट की बातें पढ़ेंगे। सुनिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो कंप्लीट बैच आज आपका शुरू हो रहा है, ये हर एक एग्जाम CGL, CHSL, MTS या कोई स्टेट का बच्चों आप एग्जाम ट्राई करते हैं, या प्यारे दोस्तों मान लीजिए आपका एग्जाम टारगेट CPO है, या इसके अलावा कोई दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम ट्राई करते हैं, या रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, या प्यारे बच्चों CDS का कोई एग्जाम देते हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हाँ बैंकिंग का भी इंक्लूड होगा भाई, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, सबसे ज्यादा आवश्यक कहानी है, वो होती है बेटा मैथ्स। मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको 100% स्कोर दे सकते हैं, और स्कोर के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हीं सब्जेक्ट पे बनता है। इन्हीं सब्जेक्ट पे बेटा आपका कॉन्फिडेंस बनता है, इनसे ही आपको लगता है कि हाँ हम अपने सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं, हमारा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। इस बैच में जो प्यारे बच्चों आज हमारा बैच तारीख 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ये बैच की बेटा ड्यूरेशन रहेगी कम से कम भी मान के चलिएगा 8 से 9 महीने। इस 8 से 9 महीने में हम लोग अर्थमेटिक, एडवांस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, DI, मीन, मोड, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मतलब मैथ्स में जो 100% हो सकता है ना, वो 100% पूरा करेंगे, वो 100% पूरा करेंगे, सारी जानकारियां कंप्लीट करेंगे। आप ये सोचो कि सब 1 महीने में कोर्स हो जाएगा, तो बेटा मुमकिन नहीं है। जितना टाइम प्लान्ड आउट टाइम लगेगा, समय आपको पूरा देना पड़ेगा, शिद्दत से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, मैथ्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद में सेकंड होता है इसका प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की बच्चों मैंने आपकी 2 क्लास डिजाइन कर रखी हैं। 3 से लेकर ऑफिशियल टाइम तो 4:30 बजे का है, पर अपन 4:45 4:50 तक पढ़ा करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम दूंगा और 10 मिनट का टाइम तुम्हें ब्रेक देकर फिर प्यारे बच्चों 5 से लेकर 6 बजे आपकी प्रैक्टिस होगी। इस प्रैक्टिस में क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, CGL, CHSL, MTS के पिछले 5 सालों के जितने भी सवाल SSC ने पूछे हैं ना, वो सारे मैं आपको यहां प्रैक्टिस में करवाऊंगा। इन दोनों की PDF आप लोगों को कम्युनिटी में मिला करेगी, कॉन्सेप्ट की भी मिलेगी, प्रैक्टिस की भी मिलेगी। यानी एक साथ आपका आज 3 घंटे में मैथ्स का सेशन मान लो, इस क्लास को आप लोग 3 घंटे की मानना। 3 घंटे में हम जानकारियां आपकी पूरी पढ़ेंगे। सर पढ़ने का हमारा लेवल क्या रहेगा? बेटा लेवल रहेगा बिल्कुल 0 से। देखो हम में से, आप में से बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 10वीं क्लास के बाद में मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है, कभी मैथ्स से उनका टच नहीं रहा है, मैथ्स से उनका सामना नहीं रहा है, और वो मैथ्स आपको सीखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो कई बच्चे बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? जो हम 3 से लेकर 4:30 में पढ़ेंगे ना, उसी की प्रैक्टिस 5 से 6 में करेंगे। मतलब इससे तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि जो मैं 3 से 4 में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जब 5 से 6 के सवाल करोगे, प्रीवियस ईयर के सवाल करोगे, तो आपको आज की क्लास की वर्थ समझ में आ जाएगी कि आज की क्लास का कंटेंट पढ़ा हुआ कितना काम आ रहा है। बाकी बच्चों बहुत ज्यादा आप ऐसे गॉसिप मत करो, बातें मत करो। आप तो ये मानकर चलिएगा, एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके देखो। आप लोग हो सकता है बड़े बड़े नाम की जगह पर मैथ्स पढ़ रहे हो, बहुत बहुत ब्रांड से आप मैथ पढ़ के देख चुके हैं, शायद क्या पता कोई बात समझ ना आई हो, तो आप ट्रस्ट करके ना 10 दिन तक लगातार पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आप डिसाइड कर लेना, आप 10 दिन तक पढ़कर देखो। 10 दिन तक आप मेरी क्लास को पूरा अटेंड करो। जितना मैं आपको टास्क दूं, जितना मैं आपको काम करूं, पूरा करवाना है। जो भी तुम्हें होमवर्क दिया जाए वो कंप्लीट करके लाना। 10 दिन के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक लेके बैठ जाना। 100% अगर तुम्हें तुम्हारी एक्यूरेसी नजर आए
तुम्हें लगे कि हाँ अब तो सारे सवाल बढ़िया बनते जा रहे हैं, अब तो इस टॉपिक पे हमारी कमांड हो गई है, देन अपने दोस्तों को रेफर करना, देन उनसे रेफर करना, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कब कहां कैसे क्या करना है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों आपका जो पहला टॉपिक है वो है जी रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज प्यारे बच्चों हम लोग रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात के कॉन्सेप्ट इस क्लास में सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों बिना मतलब के सवाल नहीं पूछने हैं जी, डाउट के नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा काम करो बेटा। आप अभी 1.5 घंटे मेरी बातों को सुनो, मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, बातों को अंडरस्टैंड करो, फिर प्रैक्टिस करो। उसके बाद तुम्हें लगे कि मुझे नोट्स बनाने हैं तो क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। क्लास को कम से कम 2 बार पढ़ना। जो भी बच्चा मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहता है कम से कम बेटा 2 बार पढ़ना, और 2 बार पढ़ोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अंकुश बेटा थोड़ी देर का सुकून रख ले बेटा, ईश्वर ने सुकून नाम की चीज बनाई है बेटा, थोड़ा कोई 10-15 मिनट का सुकून रख ले। क्लास अभी शुरू हुई है और ये भाई साहब 500 बार कमेंट कर दिया प्रैक्टिस बैच नहीं मिल रहा। अरे मेरी प्रोफाइल पे जाएगा तो सारे बैच मिल जाएंगे, सारे बैच मिल जाएंगे। थोड़ी देर में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सब्र तो रख भाई, थोड़ा सुकून तो रख भाई। चलिए अब देखो जी, जो भी बच्चे पहले कहीं पढ़ चुके हैं, मैथ्स में पहले चीजों को सीख चुके हो, आप पहले मैथ को 10 बार पढ़ चुके हो, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वे प्रैक्टिस क्लास में आइएगा। फाउंडेशन सीखने में बेटा अगर आपको सीखना है, रिवाइज करना है तो सीख लो, लेकिन बार बार ना कमेंट मत करना कि मेरा आंसर ये आ गया, मेरा आंसर ये आ गया। जो नए बच्चे हैं जो मैथ को पहली बार पढ़ना चाहते हैं, मेरा टारगेट है कि वे लोग सीखें, तो हम उन्हें 0 लेवल से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा होशियारी मत करना, होशियारी के लिए 5 बजे का बैच है, वहां पर आइएगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, मैथ्स गणित में देखो, अर्थमेटिक में ना 2 टॉपिक गणित के बेस होते हैं, एक जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन और एक है बच्चों परसेंटेज। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, चाहे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, रेशो का इस्तेमाल सब में आएगा। ये एक ऐसा बेस टॉपिक है जिसका यूज पूरी अर्थमेटिक में आएगा। अगर हम कल को मिक्सचर पढ़ेंगे तो भी रेशो काम आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल करेंगे तो भी रेशो काम आएगा। तो रेशो पर मैं पूरी रिसर्च करके बताऊंगा तुम्हें, ताकि रेशो जिसको समझ में आ गया और परसेंटेज समझ में आ गया ना बेटा, 50% आपकी मैथ का फाउंडेशन बन जाता है, 50% तुम्हारी मैथ का फाउंडेशन इन 2 टॉपिक से बन जाता है। तो जितने बच्चे बेटा पेन कॉपी लेकर तैयार हैं पढ़ने के लिए, एक बार कमेंट कर दीजिए हेलो लिखकर, ताकि मैं देख पाऊं कौन कौन बच्चे क्लास में इस समय एक्टिव है। फिर मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। एक बार सब बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सुनिएगा। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, पहला जो कंसेप्ट आज हम करने वाले हैं ना, उसका नाम है जी रेशो। सर रेशो का क्या मतलब होता है, रेशो का क्या मतलब होता है? इसे हम बोलते हैं बेटा अनुपात। अनुपात का मतलब होता है 2 सजातीय चीजों के बीच का रिलेशन, एक जैसी बातों का रिलेशन, उन्हें हम बोलते हैं अनुपात। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरा एक दोस्त है ए और एक मेरा दोस्त है बी, ठीक है। ये ए एक कंपनी में काम करता है और इसकी सैलरी है बच्चों 5,000 रुपए प्रति महीना, और बी एक अलग कंपनी में काम करता है और इसकी सैलरी है 3,500 रुपए प्रति महीना। ये इन दोनों की अलग अलग सैलरी है दोस्तों। मैं ये चाहता हूं कि इनका मुझे अनुपात ज्ञात करना है, इनका मुझे रेशो ज्ञात करना है बच्चों। रेशो का मतलब इन दोनों का संबंध मुझे ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए अनुपात बी। ए की जगह बच्चों आपने लिखना है 5,000 और बी की जगह आपको सवाल में दिया हुआ है 3,500, ठीक। अब यहां आप दोनों तरफ पे समान चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समान चीज से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैं दोनों और 5-5 जोड़ नहीं सकता, लेकिन दोनों और समान चीज से भाग दे सकता हूं। अगर मैं देखो इनको कट करूंगा, 2 कट जाएंगे सर, ये 50:35 बन जाएगा, और इनमें 5 का भाग दोगे तो सर इनका जो सैलरी है ना, वो मैं 10:7 में कह सकता हूं। मैं इनकी सैलरी को 10:7 में कह सकता हूं। ये होता है बच्चों परफेक्ट रेशो। परफेक्ट रेशो का मतलब ये होता है कि जो आगे और ना कट पाए, जो लास्ट स्टेज तक कट जाए ना, हम उसी को अपना रेशो बोलते हैं, उसी को अपना अनुपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 2 लोग बताए साथ, ए और बी। मैंने कहा ए की एज तो है 24 साल और बी की एज है 30 साल। तो आपने कहा सर इन दोनों में देखो 6 का भाग जा रहा है, 6 से काटूंगा 4 बार, 6 से काटूंगा 5 बार, तो आप इसे 4:5 भी कह सकते हैं, आप इसे 4:5 भी कह सकते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, दोनों तरफ आप सेम चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैं इसको ना अगर 8:10 कहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
मैं इसे 12:15 कहूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सब बातों का मतलब एक ही है, इन सब बातों का मीनिंग एक ही है। प्यारे बच्चों, मेरे पास दो लोग हैं एक्स और वाई, मेरे पास एक लोग हैं एक्स और वाई। हमने कहा जी एक्स का मतलब क्या है 50, वाई का मतलब क्या है 60, यानी इनमें अनुपात क्या बन रहा है 5:6। एक बालक कह रहे जी दोनों तरफ से सेम नंबर ऐड क्यों नहीं कर सकते? बेटा ऐड करेगा रेशो बदल जाएगा ना, रेशो बदल जाएगा। अभी का मतलब यह है कि 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 का अनुपात है। एक संख्या 5 है तो एक संख्या 6। मैं इसे 10:12 कहूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 10:12 कहूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 15:15 अगर कहूंगा बेटा 18 तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन की बात है, आप एक जैसा मान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा सर आप ऐड क्यों नहीं कर रहे, आप गुणा और भाग क्यों कर रहे हो? सुनो मेरी बात, अगर कभी मैं लिखता हूं ना A/B 2:3, तो इस बात का मतलब होता है बच्चे A/B जो है ना वो 2/3 है। रेशो को ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये A/B होता है, A/B 2/3 कह सकता हूं। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर नीचे मान लो 5 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा बेटा? 2/3 में ऊपर नीचे 5 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन अगर तुम ऊपर नीचे 5 जोड़ दोगे बेटा, फिर तो कहानी पलट जाएगी ना बेटा, फिर तो कहानी बदल जाएगी। तो ऊपर नीचे आप ऐड नहीं कर सकते, आप माइनस नहीं कर सकते। गुणा और भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, गुणा और भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको यह बात समझ में आई? सर रेशो को लिखा जाता है एकदम लास्ट फैक्टर तक काट के, रेशो को लिखा जाता है एकदम लास्ट फैक्टर तक काट के। जैसे m और n है, मैंने आपको बोला सर इसका मान 24 है, इसका मान 32 है। तुम इसे अगर काटते 8 से, 8 दिया 24, 8 चौका 32, क्या 3:4 बनना चाहिए? यहां तक की बात आपको क्लियर है? चलिए, जो आपने देखा, देखो कुछ बेसिक बेसिक बहुत इजी आसान आसान से सवाल बताता हूं बेटा, बहुत ही जीरो लेवल की बात बता रहा हूं। 5 सवालों के बाद में कहानी शुरू हो गई। 2 की पावर है 1.5 और यहां है दोस्तों 2 की पावर 0.5। अब जरा समझना, 2 की पावर 1.5 का मतलब क्या होता है? सर 2 की पावर 1.5 का मतलब होता है 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5। हम ऐसा कह सकते हैं ना, हम ऐसा कह सकते हैं ना, 2 की पावर 1.5 गुणा 2 की पावर 0.5। तो अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए ये बात अगर लिखकर बताऊंगा तो प्यारे बच्चों आप ऐसा कह सकते हो ना? अरे बोलो बोलो, इतनी बात कह सकते हो ना? हाँ सर, दोनों साइड में सेम चीज तो अपन काट ही सकते हैं। रेशो के दोनों साइड में आप सेम चीज को तो काट ही सकते हो। सर दोनों चीज में सेम बात को काटेंगे, सवाल का उत्तर यह बनना चाहिए। कई लोग देखो इतने सिंपल और बेसिक सवाल का उत्तर भी दे रहे थे। अरे भाई दोनों साइड में सेम बात को काट के लिखना है, रेशो में इतनी नॉर्मल सी बात तो पता है तुम्हें। जैसे आपने कहा सर 4 की पावर 3.5 है, सर 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो मैं 4 को बेटा 2 की पावर 2 कह सकता हूं क्या? मैं 2 की पावर 2 कह सकता हूं क्या? तो अगर मैं इसे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3.5 कह दूं, किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, ये पावर इस प्रकार आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5, बिल्कुल सर ये बात कह सकते हैं। आपने कहा जी 5 पावर तो काट दो, 5 पावर तो काट दो, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 रेशो 1, मतलब 4:1 उत्तर बनना चाहिए, 4:1 उत्तर बनना चाहिए। क्या बहुत आसान लेवल की बात चल रही है? अरे 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? अरे सौरभ तेरे को 3.5 को 2 से गुणा करना भी नहीं आता, 3.5 को 2 से गुणा करना भी नहीं आता क्या? अरे यार 3.5 का दुगना करना तो सीख लो यार, 7 कैसे हो गया सर? है अरे भाई तुम एक बात जानते हो कि a की पावर m है और यहां n है, तो इसको आप लोग a की पावर mn कह सकते हो, इसको आप a की पावर mn कह सकते हो। मैंने अगर 4 की पावर ऐसा 3.5 लिखी है ना, तो इसको मैं 2 की पावर 7 कह सकता हूं। 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5, इनको आप आपस में ऐसा काटेंगे 2, 4:1 बन गया, 4:1 बन गया। मैथ्स में आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी कि a की पावर m गुणा a की पावर n हो, तो इसको मैं कह सकता हूं a की पावर m प्लस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, इसको कह सकते हैं a की पावर m माइनस n। इस कारण से मैंने 4 को 2 में बदला, बेस अगर सेम हो गया
तो मैंने 2 गुणा 3.5 करके 7 कर लिया और 7 से काट के अपने सवाल को लिख दिया। 2:1 को 4:1 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, ऐसा। ये मैं तुम्हें केवल ये बात बता रहा हूं कि दोनों साइड में आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों चीज में सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, उससे आपने सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अरे नीतीश पढ़ लेना भाई यार, चल रहा है इसको समझ लेना एक बार यार। एक तो दुनिया भर के तुम्हारे नखरे पूरे नहीं होते हैं साहब, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं करवाया, आप ये नहीं करवा रहे, आप वो नहीं बता रहे। अरे जो चल रहा है इसको देख तो ले एक बार यार। 25 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है। सर देखो इस बात को मैं तुम्हें बेसिक बताऊं, बच्चे सवाल को ऐसे समझ सकते हैं सर 25 की पावर 2 का मतलब होता है 25 गुणा 25, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे। तो आप चाहें तो कट कर लीजिए, एक बार 5 से 25 कैंसिल, एक बार 5 का भाग दोगे 5, तो रेशो बनना चाहिए 5:1। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुमने बेस को सेम कर लिया, ये बन गया जी 5 की पावर 4 और ये बन गया 5 की पावर 3। पावर 3 बार यहां से कट जाएगी तो उत्तर आ जाएगा 5:1, 5:1 उत्तर बन जाएगा। क्या ये बात भी समझ में आई? सबसे आवश्यक चीज क्या होती है ना, रेशो को लास्ट पार्ट तक काट के लिखते हैं, जहां से आगे और ना कट पाए, जहां से आगे और ना कट पाए वहां तक चीजों को काट के लिखना है। आपने कहा सर दो संख्याओं का योग 80 है, जरा बात को समझते रहना। दो संख्याओं का योग कितना है? 80। सर दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 4। आपको सवाल में साफ साफ बोला है दो संख्याओं का योग तो है 80 और उनका अंतर कितना है? 4। देखो अगर मैं आपको बताऊं स्कूल वाला तरीका, इसमें हम ना पहले इनको जोड़ते थे तो x कट जाता था, 2x का मतलब आता था 84, फिर x का मतलब आता था 42। ऐसे करते थे बच्चे, अपन ऐसे करते थे स्कूल में अपन। अब आप इस x का मान यहां कहीं पुट करते थे, जैसे 21, इस वाले में x का मान रखा 42 प्लस y, ये 80, तो y का मान हो गया 80 माइनस 42, y का मान हो गया 38। y आपका अगर 38 आ गया, सवाल में पूछा x और y का अनुपात बताओ, सर ये 42 है, ये 38 है, आप 2 से काटेंगे, ये आ रहा है 21 और ये आ रहा है 19, सवाल का उत्तर क्या बन रहा है? 1। कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। आसान काम किया करो। देखो ये सब पेपर में लिखने की बेटा आपको जगह नहीं मिलती, आप तो केवल इतनी सी बात समझो कि अगर दो संख्याओं का जोड़ आ रहा है 80, दो संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है 4, कम से कम आपको पेपर में एफिशिएंसी लगानी है तो क्या कीजिएगा बेटा, देखो अगर बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए ना, माइंड में इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, अपने दिमाग में इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो क्या 42 हो गया। और छोटी संख्या चाहिए आपको, y चाहिए, तो डिफरेंस लेके आधा कर दो, डिफरेंस लेके आधा करोगे, सिंपल, मतलब पहले तो इनको जोड़ के आधा कर दो, फिर घटा के आधा कर दो, दोनों बार आपको संख्याएं मिल जाएंगी। 42 और 38 का रेशो लोगे 21:19 बन जाएगा। 21:19 आपके सवाल का उत्तर है। सब लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर नंबर प्लस में और माइनस में चल रहे हैं ऐसे, पहले तो उनको जोड़ के आधा करो, घटा के आधा करो, आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको रेशो पूछे, आपसे गुणा करना पूछे, घटाना पूछे, सब कुछ आपको आना चाहिए। एक और सवाल सुनिएगा, मेरे साथ दो संख्याएं हैं बच्चों, x और y है मान लीजिए, उनका योग दिया है, उनका अंतर दिया है, बड़ी संख्या कैसे आएगी? सर मैं इनको जोड़ के आधा करूंगा। देखो डायरेक्ट काम करने होते हैं, ये काम तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना। जोड़ के मैंने आधा कर दिया, सर दूसरे नंबर के लिए मैं घटा के आधा करूंगा, दूसरे नंबर के लिए घटा के आधा करूंगा, नंबर दोनों आ गए। सर रेशो चाहिए तो 2 से 2 का कोई मतलब नहीं है, यहां बनेगा 225, यहां बनेगा 175, ये दोनों नंबर 25 के मल्टीपल हैं। सर 25 निमा 225, 25 साता 175, इतनी सी देर में उत्तर ज्ञात कर सकते हो। बड़ी संख्या चाहिए तो इनको जोड़कर आधा करना, छोटी संख्या चाहिए तो घटाकर आधा करना, जैसे ही हाफ करोगे आपको आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा, बिना कोई डाउट के, बिना कोई समस्या के आप ये काम कर सकते हैं। सुनो, एक बक्से में 1 दर्जन मिरर है। प्यारे बच्चों, 1 दर्जन का मतलब क्या 12 होते हैं क्या? 1 डजन का मतलब 12 होता है ना। ये डिब्बा गिर गया, ये डिब्बा गिर गया और कोई दर्पण टूट जाता है, यानी कुछ दर्पण टूट जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटने और ना टूटने वालों का नहीं हो सकता? कौन सा अनुपात टूटने और ना टूटने वालों का नहीं हो सकता? देखो बेटा तुम्हारे पास 12 दर्पण है, वो गिरेंगे, थोड़े से टूट जाएंगे, थोड़े से नहीं टूटेंगे, यही होगा। तो आपने ना इन नंबर का जोड़ देखना है। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 और 2 कितना हो गया? 5,
7 और 5 कितना हो गया? 12। आपने कहा सर 12 का फैक्टर 3 है, यानी ये तो हो सकता है। 12 का फैक्टर 4 है, लेकिन 12 का फैक्टर 5 नहीं हो सकता। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आधा कांच टूट गया आधा बच गया, या तो कांच टूटेगा या बचेगा। तो 12 को आप किस अनुपात में तोड़ सकते हैं? सर देखो 12 को अगर मैं 2:1 में तोड़ूंगा, 12 को 2:1 में तोड़ूंगा तो कितना बनेगा सर? ये बनेगा 8 और ये बनेगा 4। अरे 12 का 2:1 में पार्ट तो कर सकते हो ना, 12 का 2:1 में पार्ट तो कर सकते हैं, 8 और 4 बनेगा। सर 12 को 3:1 में करूंगा, 3:1 में करूंगा तो भी आप कर सकते हैं सर, 9 और 3 बनेगा। सर 12 को अगर 7:5 में तोड़ना हो तो भी 7:5 बनेगा, लेकिन 12 को तुम 3:2 में जोड़ोगे तो सर ये पॉइंट्स में जाएगा, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, ये बात नहीं बन सकती, ये कभी संभव नहीं हो सकता। कई बार तुम्हारे सामने डायरेक्ट सवाल में लैंग्वेज आती है और लैंग्वेज को देखकर आपने अपने सवाल का उत्तर देना होता है। दो संख्याओं का योग का वर्ग, 2 नंबर मैंने मान लिए a + b, बेटा इनके योग का स्क्वायर यही है क्या? दो संख्याओं के योग का स्क्वायर उन संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना है, उन संख्याओं के मल्टीप्लाई का 4 टाइम्स है। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर a और b के स्क्वायर का सम का स्क्वायर संख्याओं के मल्टीप्लाई के 4 गुने के बराबर है। दोस्तों तुम्हें कभी इस बात का फॉर्मूला याद है? तुम्हें कभी इस बात का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, बचपन से पढ़ते आए हैं, a² + 2b² + 2ab कह सकते हैं। सर ये माइनस का 4ab अगर मैं इधर को ले आऊंगा बराबर में 0 बन जाएगा। हाँ, यहां से बन गया सर a² + b² - 2ab बराबर 0। ये इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर है बराबर 0। अगर दोस्तों किसी नंबर का वर्ग 0 है, अगर किसी नंबर का वर्ग 0 है तो इसका मतलब a - b 0 आएगा, a और b बराबर आएंगे। a और b अगर बराबर हैं मतलब जितना मान a का है उतना ही मान b का है, जितना मान a का है उतना ही मान b का है, तो अनुपात उनमें 1:1 बनना चाहिए क्या? रेशो उनमें 1:1 बनना चाहिए क्या? हाँ, मैं तुम माफ कीजिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है ना वो बता रहा हूं। जो तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए आवश्यक है, जो चीजें तुम्हारे एग्जाम में जरूरी आती हैं उनकी बात बता रहा हूं, उनको समझा रहा हूं। क्लास को बेटा गायत्री एक बार लास्ट में और देखना, फुर्सत में ना गायत्री बेटा क्लास को एक बार लास्ट में और देखना। दो संख्याओं का योग, संख्याएं कौन सी है पता नहीं है, a + b मान लो, अंतर उनका a - b बराबर है 5:1 के, ऐसा ही है क्या? दो संख्याओं का योग और उनका डिफरेंस, दो संख्याओं का योग और उनका डिफरेंस सर 5:1 में है, 5:1 में। देखो बेसिक तरीका तो यह है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा गुणा, a + b बराबर 5a - 5b बनेगा। सर a इधर जाएगा तो बन जाएगा 5a - a, ये 5b इस साइड आएगा तो बन जाएगा b + 5b। 4a बराबर 6b। सर ये बात ध्यान रखना, मैं आगे तुम्हें और बताऊंगा डिटेल में। 4a और 6b होना तो a और b का रेशो बनता है 6:4। तुम्हें इस बात में अभी डाउट आएगा कि 6:4 क्यों आएगा, तो थोड़ी देर बाद आगे चलकर ये सब बातें तुम्हें आज ही पता लग जाएंगी, आज ही कहानी समझ में आ जाएगी। 3:2 बनना चाहिए, ये तो हो गया बेसिक। पेपर में सवाल करने के लिए आप ऑप्शंस देखना, सुनो। दो संख्याओं का योग है 5 और अंतर है 1, बड़ी और छोटी चाहिए। पहले नंबर चाहिए लार्जर, बाद में चाहिए स्मॉलर। पहले आपको नंबर चाहिए लार्जर, फिर चाहिए स्मॉलर, तो ये दो उत्तर तो संभव ही नहीं है। जब बड़ी और छोटी का अनुपात कह रहा है तो ए और डी तो उत्तर का मतलब ही नहीं है। अब आप ऑप्शन ट्राई कर लो। सर इनका जोड़ बन रहा है 5, इनका अंतर बन रहा है 1, इनका देखो जोड़ बन रहा है 6, अंतर बन रहा है 4, तो भाई साहब ये उत्तर नहीं है। उत्तर आपके सवाल का यही है जो हमें अपने डेटा में दिया जा रहा है। डायरेक्ट इस बात को आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट इस बात को ऑप्शन से भी पढ़ सकते हैं। हमें पूछा गया कि संख्याओं का योग 5 है, अंतर 1 है, तो जो चीज आपको ऑप्शन में आपकी जानकारी को सेटिस्फाइड करवा दे हम उसी को अपना उत्तर मान लेते हैं, हम उसी को अपना उत्तर मान लेते हैं। ऐसा सुनिएगा, ये जानकारी आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। सिंप्लीफाई का मतलब देखो, फ्रैक्शन की बात को समझो। 3 दूनी 6, एक 7/3 कह सकते हैं ना, बचपन से पढ़ते आए हो। ये संख्याएं इस प्रकार लिख सकते हैं सर, 4 × 12, एक 13/4। हाँ,
6 एकम 6 और एक 7/6। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि किसी नंबर को, किसी रेशो को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों को तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सेम नंबर से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताओ बेटा, 6 का, 4 का और 3 का एलसीएम 12 आता है क्या? इनका लघुत्तम 12 आता है क्या? सर 12 से क्यों कर रहे हैं? 12 से करेंगे तो 3 भी कटेगा, 12 से कटेंगे 4 से भी कट जाएगा, और ये 6 से भी कट जाएगा। सुनिएगा, 7/3 को 12 से काटोगे, सर ये 4 बार कटेगा और ये 28 बनेगा। सर ये 3 बार कटेगा और ये 39 बनेगा। 6 से कटेगा 2 बार और 14 बनेगा। यानी कि सर 28, 39, 14 नंबर को ऐसे शॉर्टेस्ट मेथड में लिखना होता है। अगर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो ये एप्रोप्रिएट रेशो नहीं है। सही रेशो तो इस प्रकार के पॉइंट में बनेगा। आप इस नंबर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करके हम इस बात को ऐसे ट्राई कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि बटा में संख्या सारी कट जाए, हमें बटा में संख्या सारी कट जाए, नीचे का मामला हमें कट जाए ऐसा। 12 हमको चीजें से करना है। चीजें से क्या करना है प्रियांशु, क्या कहना चाह रहा है भाई? अरे तुम्हें ये पता होगा ना कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है। 3, 4, 6 का एलसीएम, 3, 4, 6 का एलसीएम 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ऐसा नियरेस्ट नंबर तो 12 ही होता है। अब ऐसे भी मत बोलो कि मेरे को तो जी 6 का दुगुना करना नहीं आता। भाई तुमने 10वीं 12वीं क्लास पढ़ी है, तुम 10वीं 12वीं क्लास पढ़कर आए हो, जीवन में इतना तो मैथ का एबीसीडी देखा होगा कि 3 का और 4 का एलसीएम 12 आता है। भाई सुनो, ए बी सी, प्यारे बच्चों, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी। उनका वेतन, इनकी सैलरी 1:3:4 में। प्यारे बच्चों 1:3:4 में। तो मैं अपनी मर्जी से ऐसा मान सकता हूं क्या? तुमको मैंने अभी भी क्या बताया था? रेशो को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लो, रेशो को सेम चीज से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 3, 4 को 100, 300, 400 भी कहोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब दोस्तों इनकी सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट लग गया। एक ही सैलरी बढ़ी है दोस्तों 5%। प्यारे बच्चों 100 का 5% बढ़ेगा तो 5 रुपए बढ़ेंगे ना। अगर 100 का 5% बढ़ेगा तो 5 रुपए बढ़ेंगे। बी का 10%, अरे बताओ 300 का 10% 30 होता है क्या? 300 का 10% 30 होगा ना, तो इसकी सैलरी 330। तीसरे बंदे की सैलरी बढ़ गई 15%। बेटा 15% ज्ञात करोगे 60 आएगा, 15% ज्ञात करोगे 60 आएगा। आप कहना जी हां, अब इनका रेशो बताना है, अब इनका रेशो ज्ञात करना है। 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 66 और 5 से काटोगे 92। अब ये मत कहना कि हमको 5 की टेबल नहीं आती है, हमें 5 का पहाड़ा नहीं आता है। 5 की टेबल आपको आनी चाहिए, 5 की टेबल आपको याद करनी आनी चाहिए। 10 नंबर सवाल समझ में आया? 100, 300, 400 इनका वेतन मान लिया, 5, 10, 15% का इंक्रीमेंट लग गया, तो 105, 330 और 460 रेशो में सेम चीज से काट दीजिए। बेटा विशाल सवाल छोड़ देना भाई, तीनों को आपने सेम चीज से इंक्रीज कर दिया तो 21, 66 और 92 ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। सिंपल। और सुनिएगा, और सुनिएगा, कहानी को समझिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या का 20% है और 50% है। मेरे पास देखो 2 संख्याएं हैं ए और बी, एक मैं तीसरी संख्या और मान लेता हूं सी, थर्ड नंबर क्या मान लेता हूं सी। थर्ड नंबर मेरे को पता नहीं क्या है, मैं अपनी मर्जी से 100 कह दूं, क्योंकि मुझे इसका परसेंटेज ज्ञात करना है और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सबसे इजी नंबर क्या होता है? 100। सबसे इजी नंबर क्या होता है? 100। मैंने इसलिए 100 माना है। पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% है। अरे 100 का 20% क्या आएगा? 20। 100 का 20% क्या आएगा? 20। और 50% है तो 100 का 50% आएगा 50। 100 का 50% क्या आएगा? 50। ए और बी तुमको ए और बी का रेशो पूछा है, तो क्या तुम डायरेक्ट 2:5 आंसर नहीं कह सकते? क्या तुम 2:5 आंसर नहीं कह सकते? ये जीवन में तुम्हारा पीछा एक्स नहीं छोड़ रहा। एक बालक कह रहा है जी मैं एक्स मान लूं। बेटा तू मान ले, एक्स क्यों मान रहा है? उसका पूरा नाम ही मान लेना, उसका पूरा नाम मान ले कि इतना इसका नाम है, इसका 20%। अरे भाई जो आपका ए है, ए वो एक्स का 20% है और ये एक्स का 50% है, तो एक्स यहां कुछ भी होता क्या फर्क पड़ता है? एक्स से एक्स तो कट जाना है, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाना है, 0 से 0 कट जानी है। सारी कहानी तो 2 और 5 बननी चाहिए, सारी कहानी 2 और 5 बननी चाहिए। एक एक कहानी को समझते जाना। पूरी क्लास को कम से कम तुम्हें 2 बार पढ़ना है,
प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। ये बताओ, ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट आ गया, ये पहले वाले सवाल से डिफरेंट है, कहीं सेम उत्तर मत कर देना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, बेटा तीसरे नंबर को 100 मानोगे। एक बात बताओ, इसमें अगर 20% ज्यादा करोगे, इसमें अगर 20% ज्यादा करोगे तो 120 आएगा क्या? अरे 20% कितना होता है? 20। 100 में अगर 20% जोड़ूंगा 120 आएगा। और सर 100 में अगर 50% जोड़ूंगा 150 आएगा क्या? अरे 150 ही तो आएगा 50% जोड़ोगे। आपने कहा सर मुझे तो ए और बी का अनुपात बता दो। बेटा 120 और 150 है, तुम चाहो तो 12-15 बोलो, 3 से काटोगे तो 4:5 भी कह सकते हो ना। ये चीजें इतना लिखकर भी सॉल्व नहीं करनी होती है। ये तो क्या है, आज अपनी पहली क्लास है, फाउंडेशन बैच है, 0 लेवल से चीजें बता रहा हूं बेटा, इसलिए इतनी बेसिक बेसिक बातों को रिपीट कर करके बता रहा हूं। इसलिए बेटा ये बातें तुम्हें इतनी डिटेल में करके बता रहा हूं। दो संख्याएं 4:5 में, बेटा दो नंबर हैं 4:5 में, एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है। आपने कहा जी 40 मान लो, 50 मान लो, 400 मान लो, 500 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे सामने नंबर हैं, आपका जो मन करे वो मान लो, आपका जो मन करे वो मान लो। पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दी। प्यारे बच्चों, अगर इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो क्या ये 480 बन जाएगा क्या? अब ये मत कहना कि 20% कैसे ज्ञात कर दिया। अरे भाई 400 का 20% ज्ञात करोगे, 400 गुणा 20/100, 80 तो आएगा। इसमें तुमने 20% की कमी कर दी। बेटा 20% की कमी करोगे, 100 की कमी करोगे तो क्या 400 बन जाएगा? एक नंबर आ गया 480, एक नंबर आ गया 400। पहली संख्या 20% आपने करी है वृद्धि, दूसरी में करी है 20% की कमी। आपने कहा सर 1 0 से 1 0 कैंसिल। 8 से काटोगे 6, 8 से काटोगे 5, अनुपात 6:5 बनेगा। यहां मैं तुम्हें केवल नंबर का अनुपात ज्ञात करना सिखा रहा हूं। क्या तुम्हें नंबर का अनुपात ज्ञात करना क्लियर हो गया क्या? अनुपात बेटा लास्ट लेवल तक, जहां तक वो एलिमिनेट हो सकता है, जहां तक वो अनुपात कट सकता है ना, उसे काट के लिखना है। अंतिम स्टेज तक आपको लिखना है। और अब इसके बाद दोस्तों आपका आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है जी मर्ज ऑफ रेशो। कई लोग हमारी क्लास में बहुत बुद्धिमान है, ये बेसिक सवाल देखकर पता है क्या कहते हैं? सर ये इतना इजी एग्जाम में थोड़ी आएगा। तो क्या चाहते हो, मतलब मैं डायरेक्ट वो हाई लेवल के सवाल करवाऊं, फिर तुम कहोगे ये मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे जो मैं कंटेंट लेकर आया हूं ना बेटा, बहुत डिजाइन तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से लेकर आया हूं, तो आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की बजाय ना एक बार ट्रस्ट करके पढ़ने की कोशिश करो। और तुम लोग, मैं कह रहा हूं ना, जजमेंट करवाऊंगा, मैं तुम्हें जजमेंट करवाऊंगा कि पेपर में क्या आता है और क्या नहीं आता। वो चिंता आप मुझ पे छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो बातें सब लेकर आया हूं, चिंता मत करो। रेशो को मर्ज करने का क्या मतलब है? सुनो, मेरी क्लास में मैंने बोला कि सर ए और बी दो संख्याएं हैं, मान लो इनका अनुपात है 2:3। ए और बी मान लो 2:3 में। और वहीं मैं आपसे कहता हूं सर B/C मान लो 4:5 में। और मेरा आपसे सवाल यह बनता है सर, वो होता है ABC का रेशो बताना है, ऐसा ABC का मान बताना है। अरे राम बाबू कोई SSC का पेपर दे रहा है क्या यहां पे? तो मैं इन्हें कह रहा हूं तुम पढ़ने की कोशिश कर लो यार, बात समझने की कोशिश कर लो यार। पर ये राम बाबू बेटा तू बहुत तेज बन रहा है ना भाई। राम बाबू बेटा 5 बजे की क्लास में आना। राम बाबू बेटा 5 बजे की क्लास में आना, और मैं देखता हूं कि लीडर बोर्ड पे कितनी बार टॉप करता है बेटा ना। बेटा मैं तेरा 5 बजे की क्लास में वेट करूंगा राम बाबू, वहां पे आना मेरे दोस्त। इन बाकी लोगों को पढ़ने का मौका दे बेटा प्लीज। देखो मेरे को ABC का रेशो ज्ञात करना है, मेरे को ABC का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो सबसे बेसिक तरीका आप देखते आए हैं वो होता है जी उल्टा n मेथड। क्या है? आप A और B पर ऐसा लिखें 2-3, B और C को ऐसा लिखें 4-5। क्लियर? अब देखो इनका आपने गुणा करना है ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये उल्टा n का तरीका बनता है, ऐसे गुणा करना है। जैसे 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 बनेगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 बनेगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 बनेगा। तो ये रेशो बन गया जी ABC का, ये रेशो बन गया ABC का। लेकिन हम बार बार ऐसी लाइनें बनाने का प्रयास नहीं करते।
हम ये चाहते हैं सवाल सीधा समझ में आए। देखो उसके लिए आप क्या करना बच्चे, सेम चीज को इक्वल करना है, सेम बात को इक्वल करना है, सेम चीज को इक्वल करना है। मतलब क्या, b इधर भी है और b इधर भी है। सर इसमें तो b का मान 3 है और इसमें b का मान 4 है। एक ही क्वेश्चन में b अलग अलग जगह पे अलग अलग मान कैसे लेके आ सकता है? b तो मुझे सेम चाहिए। प्यारे बच्चों 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है क्या? 3 और 4 का लघुत्तम 12 आता है। तो आपने कहा देखो इस रेशो को तो 4 से गुणा कर दो, इस रेशो को 3 से गुणा कर दो। ऐसा क्यों? देखो ऐसा करने पर मेरा b समान हो जाएगा। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहां भी 4 तिया 12 और 5 तिया 15। आपने कहा सर a की जगह पे 8 लिख दो, b की जगह पे 12 और c की जगह पे 15। क्या ऐसे आपका मान बराबर हो गया? ऐसे आपका मान इक्वल हो गया? हमें सब चीजों को इक्वल सेटिस्फाइड करवाना है। जो भी चीज उनमें कॉमन आ रही हो ना, बस उसको बराबर कर दो। ऐसे बार बार यूं तिरछे तरीके जाके ये गुणा गुणा करने की नीड नहीं होती। थोड़ी सी बात समझ में आई तुम्हें? जैसे a और b का रेशो है 4:5, b और c, सर ये रेशो दिया हुआ है 7:9। जरा बताइए क्या करना चाहिए? क्या मैं इसका गुणा 7 से, इसका गुणा 5 से कर लूं? सर ये गुणा 7 से करोगे b का मान 35, ये गुणा 5 से करोगे b का मान 35 है। तो a b c का मान कर लीजिए a b c। 7 चौका 28, 7 पांजा 35, 9 पांजा 45। क्या ये इनका रेशो बन गया? सर ये कहानी ए बी बी सी की बजाय आगे सी डी में भी जा सकती है, ये कहानी आगे डीई तक जा सकती है। सवाल खूब बड़ा भी बन सकता है। मैं आगे आगे वो सवाल बताऊंगा। सिर्फ आप मुझे इतना बताइए कि ए बी सी का रेशो क्या आपको समझ में आया क्या? सुनिए, जैसे देखो कितना आसान सवाल मुझे दिया एग्जाम में कि a अनुपात b दिया है 2:3, b अनुपात c दिया है 4:5। आपने कहा से देखो इसमें b को बराबर करना है, b को बराबर करना है तो क्या मैं इसका गुणा 4 से इसका गुणा 3 से कर दूं? हाँ सर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 8 12 15 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 8 12 15 आपके सवाल का उत्तर बन गया। इक्वल चीज को आपने पूरा करना है, इक्वल चीज को आपने सेम करना है, बस ये छोटी सी बात है। जैसे फिर समझो बार बार, ए और बी का मतलब है 3 5, सर बी और सी का मतलब है 4 7। ये बहुत काम की चीज है, इसको लाइटली मत लेना, बहुत काम की चीज है। सर इसका गुणा कर दीजिए 4 से, इसका गुणा कर दीजिए 5 से। एक चीज का गुणा 4 से, एक चीज का गुणा कर दीजिए 5 से। तो जरा बताइएगा ये बात बनेगी क्या? 4 तिया 12, 5 चौका 20, 7 5 35। जो चीज इनमें बराबर है, जो चीज इनमें बराबर है यानी कॉमन है, उसको इक्वल करना आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो किसी भी तरीके से उसे इक्वल करो। अगर वो इक्वल है फिर तो बात ही बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 20 35 उत्तर बनेगा। रेशो आपको मर्ज करना समझ में आया क्या? रेशो आपको मर्ज करना समझ में आया क्या? अरे साहिल 20 और 35 को कैसे काट सकता है यार? अगर 3 संख्याएं लगातार लिखी हैं तो तीनों कटनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी है कि मर्जी से काट लोगे भाई। फिर समझो, मैंने हर प्रकार के 10-10 सवाल लिए हैं, 8-8 सवाल लिए हैं। अरे इक्वल करने के लिए एडी 5 और 7, बी और सी में 6 और 11। आप मुझे बताओ एडी भाई साहब, ओ एडी भैया, इसमें बी का मान 7 है, इसमें बी का मान 6। तो मेरा प्रयास ये है कि बी को बराबर कर लिया जाए, बी को बराबर कर लिया जाए। ये आपने इसका 6 गुना कर दिया, ये आपने इसका 7 गुना कर दिया, ये 6 गुना कर दिया और 7 गुना कर दिया। अब ये देखो b 42 हो गया, b 42 हो गया। मेरा प्रयास ये था कि b को बराबर करना है। आपने कहा जी 5 छिक्का 30, 7 छिक्का 42, 11 7 77। क्या अब समझ में आ गया कि क्या काम करना है? ये बात समझ में आ गई क्या करनी है? ये ऐसा फ्रैक्शन में लिखा है, ऐसे लिखा है बिना मतलब, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 7:9 है और b अनुपात c का मतलब 3:5 है। आप बटा को लिखो और फ्रैक्शन को लिखो, बात एक ही है, मतलब एक ही है। सर यहां देखो b को इक्वल करने के लिए केवल इसका गुणा 3 से ही करना है ना, ये थोड़ी है कि इसका भी 3 से करूंगा भाई। एक जगह b 9 है, एक जगह 3 है, तो सेम करने के लिए क्या करोगे? सेम करने के लिए आप एक ही तो काम करोगे।
ए बी सी, 7 9 और 15, 7 9 15 बनेगा। सवाल नंबर 17 तक की बात क्लियर? सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बार उत्तर मत देना, सिर्फ चीजों को एक बार समझना। सवाल में एलिमेंट आ गए 4 तक, सवाल में एलिमेंट आ गए 4 तक। जैसे मेरी बात को समझो, ए और बी, दीपांशु तुम्हें लोगों ने बता दिया क्लास 1.5 घंटे की होगी, तो तुम्हें क्यों समझ नहीं आता ये बात? बी और सी में रेशो है 5-6, सी और डी में रेशो कितना है? 2-3। सर देखो, मैं एक साथ तो इनको मर्ज कर नहीं पाऊंगा, एक साथ तो मैं इनको मर्ज कर नहीं पाऊंगा। तो पहले मुझे बता दो, क्या प्यारे बच्चों, मैं ए बी सी को इक्वल कर सकता हूं? हाँ सर, इसका गुणा देखो 5 से कर लेते हैं और इसका गुणा 4 से कर लेते हैं, सही है? ऐसा करने पर बताओ बी सेम हो गया, ऐसा करने पर बताओ बी सेम हो गया। मेरा प्रयास, मेरा टारगेट, मेरा विचार क्या है कि बी का मान किसी तरीके में इक्वल कर लिया जाए। सर 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। आपने एबीसी को इक्वल कर दिया, लेकिन सर सी के आगे डी भी जोड़ना है। अब देखो, इसमें एबीसी में और सीडी में क्या बच्चों सी कॉमन है? क्या इनमें सी कॉमन है? हाँ सर, सी का मान इसमें 24 है, सी का मान इसमें 2 है, तो क्या मैं इसका 12 गुणा कर दूं? क्या मैं इसका 12 गुणा कर दूं? देखो, ऐसा करने पर यह बन जाएगा 24 और 36, यानी कि डी का मान आप आगे 36 कर सकते हो। 15 20 24 36, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। ऐसे आप सारी चीजों को लाइन में जोड़ सकते हो। सर पेपर में ये सवाल करने के लिए और कोई तरीका? हमें ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। अरे रिचा बेटा, इसमें सी का मान 24 आ रहा है, जब तुमने एबीसी को मर्ज कर लिया सी का मान 24 आ रहा है, इसमें सी का मान 2 है, इसमें सी का मान 2 है, तो 24 और 2 को इक्वल कैसे कर सकते हो? इक्वल करने के लिए 12 से गुणा कर दोगे। अरे 2 का गुणा 12 से करोगे तो क्या 24 बनेगा? तो ये 24, तो ये 36, आगे जोड़ दिया। सर पेपर में ये देखो, आपको ना जोड़ना भी आना चाहिए। हर सवाल ऑप्शन से नहीं बनता है, हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनता है, कई बार तुम्हें पूरा सवाल करके देखना पड़ता है। मैं बताऊंगा कब, अरे प्रवीण मेरी बात सुन पहले, मैं बताऊंगा कब तुम्हें ये बात ऑप्शन से हेल्प करनी है, कब तुम्हें सवाल करना पड़ेगा। कि दोनों चीजें आनी जरूरी हैं, एक तरफ जाकर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे बेटा। सुनो, ऑप्शन कैसे काम करेंगे? ए और बी में 3:4 है। सर देखो, इसमें 15 और 20 को काट के 3 4 बन सकता है, ये 3 4 लिखा हुआ है। 15 और 17 में 3 4 कभी नहीं बन सकता, 15 और 17 में 3 4 कभी नहीं बन सकता। सर बी और सी देखो 5:6। सर यहां देखो 20 और 24 में 4 से काट के 5 6 बन रहा है, 5 6 बन रहा है, लेकिन यहां पर सर 5 6 तो नहीं बन रहा, ये भी उत्तर नहीं है। आपने कहा सी और डी में 2 3, 24 36 को 2 3 कह सकता हूं, ये उत्तर बन जाएगा। आप अपने ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन से बात बन जाती है, लेकिन तुम्हें तरीका भी आना चाहिए। अगर मान लो ये सवाल कुछ ऐसा होता कि कुछ तुम्हें अमाउंट दी जाती, तुम्हें कुछ पैसा दिया जाता और बोलता कि इस अनुपात में इस पैसे को डिवाइड करो, तब क्या ऑप्शन से कर लोगे? तब सवाल पूरा बनाना पड़ेगा। तो बनाना आना जरूरी है, सवाल तुम्हें करना आना जरूरी है। यहां तुम ऑप्शन पे काम मत करो, यहां तुम सिर्फ मेरी बातों को समझो। मैं जो तुम्हें नियम बता रहा हूं, मैं जो तुम्हें काम की बात बता रहा हूं ना बेटा, उसको समझने का प्रयास करो। ये अपने आप को ऐसा ओवर स्मार्ट मत समझो कि हमने तो बहुत तैयारी कर रखी है, हम मास्टर से ज्यादा जानते हैं, हम तो सवाल ऑप्शन से करते हैं, हम बेसिक से नहीं करते। मत करो ऐसा काम। बी और सी बच्चों कॉमन है, बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है, लेकिन अब मान देखो, एक तरफ में तो 7 है और 11 है, एक तरफ में 21 है और 33 है। अरे आप इनको इक्वल कैसे कर सकते हो? सर इक्वल करने के लिए ना इसका 3 गुना कर लो। इससे क्या होगा? सर देखो, इससे ये बन जाएगा 12 21 और 33 बन जाएगा ना? बोलो बन जाएगा ना? तो अब आप बताओ, सारी बातों को मर्ज करके क्या ऐसा कह सकते हो क्या? 12 21 33 और 44, ऐसा कोई ऑप्शन है? सर, उत्तर बन गया। ऑप्शन कैसे आउट करेंगे? बहुत आसान है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, बीसीडी कह रहा है जी 21 33 34, ना यह बन ही रहा। 21 33 44 यहां भी नहीं है, तो बस यही हो गया, और कोई बनने का मतलब ही नहीं है। ऑप्शन से डायरेक्ट स्ट्राइक कर दिया, लेकिन तरीका आना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए, मेथड भी आना चाहिए। 4 संख्याएं आ गई, एक बार बात को सुन लो, 4 नंबर आ गए हैं, एक बार कहानी सुन लो। 4 नंबर की कहानी क्या है? 4 नंबर की कहानी क्या है, ये सुनो बेटा।
पहली बात तो आपको सवाल करना है जी ऑप्शन से। मेरे को लग रहा है बेटा कि मैं जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूं ना, जो मतलब रात रात भर जाग कर ये खुद आंसर की बनावट कर रहा हूं ना, ये किसी मतलब की बात नहीं है। क्योंकि आप लोग सब जानते तो हैं ही बेटा ना, ये बिहारी, सबिता, आयुष, ये सब जानते तो हैं ही बेटा। तो कुछ इन्हें सिखाने की, कुछ इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की मुझे नीड नहीं है बेटा। मैं मतलब यूं ही पागलों की तरह मुझे ये लगा कि बच्चों को बेसिक से बताना है, तो मैं उनके लिए बेसिक से काम करूं, उनको सारी बात बताऊं। पर हमारी क्लास में कोई 15-20 ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मास्टर तो ऐसी फर्जी बात बता रहा है, नालायक आदमी है, हमें सब आता है। वो अगले सोचते हैं हमें सब आता है, हम तो अपना बतियाएंगे, चैट करेंगे, अपने आंसर देंगे, क्योंकि हमें सब आता है। ये मास्टर ऐसे ही बताओ हैं, चीजों को मर्ज कर करके बता रहे हैं। अरे हम तो ऑप्शन कर लेते हैं जी, हमसे बढ़िया दुनिया में कौन है, हमसे तेज तो कोई है ही नहीं। क्यों भाई बिहारी, एकदम ठीक कह रहा हूं ना मैं? बेटा पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज काम तो तू ही करता है बेटा, तेरे से तेज दुनिया में कोई है ही नहीं। जो तेरे की जानकारी तेरे को पता है वो तो कोई और जानता नहीं है ना भाई। मैं कहता हूं पढ़ लो, समझ लो, बेसिक वाली बात है, काम आएगी। नहीं हमें तो सब आता है, मैं आ गया, मुझे सब आता है। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:1 है, सी अनुपात डी 2:5 है। हालांकि यह बात सत्य है कि इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं, पर यहां करना है तुम्हें सवाल, यहां तुम्हें सवाल करना है, यहां तुम्हें मर्ज करना सीखना है। आगे आगे क्वेश्चन बनेंगे जो तुम्हें मर्ज करके ही करने पड़ेंगे। हर सवाल पे ऑप्शन थोड़ी काम करता है। आप मुझे बताओ, मैं ए बी सी डी मर्ज नहीं करना पाता, पहले खाली एबीसी कर सकते? अरे पहले खाली एबीसी कर सकते हैं मर्ज। सर बी का मान इसमें 3 है, इसमें 4 है, क्या बताओ इसका 3 से इसका 4 से गुणा कर दूं, ऐसा कर दूं? हाँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3। सर एबीसी को मर्ज करना होता ना, मैं ये काम कर लेता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, आगे सी और डी भी तो है। सर प्रॉब्लम आगे सी और डी भी तो है, प्रॉब्लम आगे सी और डी भी तो है। अब आप सी देखो, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। इसमें तो सी का मान 3 है, इसमें सी का मान 2 है, तो क्या मैं इसको 3 गुना और इसको 2 गुना कर लूं क्या? ऐसा करने पर क्या होगा, देखो सी इक्वल हो जाएगा। जो चीज कॉमन है उसको आप बराबर कर लीजिए, जो चीज कॉमन है उसको बराबर कर लीजिए। देखो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। इसको तुम लोग टिक कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। क्या तुमको ये बात समझ में आई? ऑप्शन से कैसे करना है? सर देखो ऑप्शन ये है, ए और बी में अनुपात चाहिए 2:3 का। तो 14-8 को मैं 2-3 नहीं कह सकता, 17-24 को 2-3 नहीं कह सकता, 19-25 को 2-3 नहीं कह सकता, केवल सी ऑप्शन में बन जाएगा। तो पेपर में जल्दी करने के लिए ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए। क्या सारे लोगों को 20 नंबर तक की बात समझ में आई? 20 क्वेश्चन तक की जानकारियां आप लोग समझ पाए बेटा? 5 मिनट का बेटा अपन छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का एक छोटा सा अल्पकालीन ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक में आप लोग ये सवाल ट्राई कर लेना। फिर मैं 5 मिनट के बाद आके आपसे मिलूंगा, तब हम आगे बात करेंगे। सी यू आफ्टर 5 मिनट, ओनली शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट।
हाँ जी बेटा, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखो ए और बी में मेरे को अनुपात चाहिए 2 और 3 का। सर इनमें अनुपात 2-3 का नहीं बन रहा, इनमें भी अनुपात 2-3 का नहीं बन पा रहा, इनमें अनुपात 2-3 का बन रहा है और इनमें भी नहीं बन रहा, खत्म। सवाल ये 10 सेकंड का भी नहीं है, आपको ऑप्शन से मैच करना है और टिक करना है, जहां तुम्हारी बात सेम मिल जाए, दैट्स ऑल, मामला खत्म। आप घर पे इस सवाल को बेसिक से करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं डायरेक्ट ऑप्शन से सवाल करना। ए और बी में अनुपात चाहिए 4-7 का, मतलब पहली संख्या छोटी और दूसरी संख्या बड़ी, पहली छोटी दूसरी बड़ी, नहीं बन पाएगा। सर 4-7 का अनुपात इनमें भी नहीं बन पा रहा, सर 4-7 का अनुपात इनमें भी नहीं बन पा रहा, सिर्फ यही बन पा रहा है सर, सी नहीं बन पाएगा संदीप, केवल डी में ही अनुपात 4-7 का है। बाकी जब घर पे सवाल करो ना, तो पहले एबीसी को मर्ज करना, फिर डी को ऐड करना, फिर ई को ऐड करना, ऐसे आपके सवाल में गुणा भाग बड़े करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल आपको बेसिक से भी करना आना चाहिए। क्या दोनों तरीके से कर पाएंगे? बेसिक से भी कर पाएंगे, इस टाइप से भी कर पाएंगे? सुनो, कई बार तुम्हें एग्जामिनर देखो इस प्रकार की बात कर देता है। बच्चों ये आपसे कह रहे हैं एक्स और वाई बराबर है 12-5 के, और ये जेड और वाई लिखा है, गौर करना है सर, गौर करना है, जेड और वाई लिखा है, तो मेरे को चाहिए वाई जेड। अगर वाई जेड की बात करोगे तो वाई जेड बनेगा 16:21। अब हमसे सर एक्स वाई जेड नहीं पूछा। देखो दो तरीके होते हैं बेटा, दो तरीके होते हैं। एक तो ये है सर एक्स वाई का मतलब है 12-5 और वाई जेड का मतलब है 16-21। अब वाई को इक्वल करना पड़ेगा सर, वाई को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसका गुणा कर लो 16 से और इसका गुणा कर लो 5 से। बराबर करने के लिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, आपने अगर 16 गुणा 12 किया, देखो x कितना आएगा 16 गुणा 12, और z कितना आएगा बच्चों, z कितना आएगा 21 गुणा 5, 21 गुणा 5। क्या इनमें कुछ कट पा रहा है? क्या इनमें कुछ कट पा रहा है? सर 3 से कट जाएगा 4, 3 से कट जाएगा 7, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 64:35। कोई दिक्कत नहीं। अगर डायरेक्ट तुम्हें सवाल करना है, देखो आप ऐसे लिखो एक्स वाई वाई जेड, इनसे अगर गुणा करूंगा बेटा, इधर वाई कैंसल, एक्स अनुपात जेड आ गया। अगर पहला और आखिरी चाहिए ना, तो आप इधर का वाई काट सकते हो। सर इनमें इधर बनेगा 12 गुना 16, इधर बनेगा 5 गुना 21, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 7 बार, तो 64:35 कह सकते हो क्या? इन्होंने तुमसे एक्स वाई जेड नहीं पूछा, केवल एक्स और जेड को पूछा है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पहले वाई को मर्ज करना पड़ेगा, या डायरेक्ट ऐसे काट के कर सकते हो। कि दोनों बातें समझ में आई? तरीके बदलोगे आंसर सेम रहेगा। अगर आप चल रहे हो कंसेप्चुअल, अगर आप चल रहे हो कंसेप्चुअल, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी एक बात पे ध्यान दे लीजिएगा, सर ए और बी का रेशो कितना है 4-5, सर बी और सी का रेशो कितना है 5-6। जरा गौर कीजिए, अगर मैं ए अनुपात सी करना चाहता हूं, डायरेक्ट बी से बी काट दीजिए, इधर भी 5 से 5 कट जाएगा, 4:6। लेकिन आसान करने के लिए क्या इसे 2:3 कह सकते हो क्या? जितनी कहानियां मैं आज बता रहा हूं, ये पेपर में कैसे काम आती हैं, ये 5 बजे की क्लास में देखोगे आप। ए अनुपात बी का मतलब बच्चों 7:9 है, बी अनुपात सी का मतलब बच्चों 5:7 है। अगर तुम्हें ए अनुपात सी चाहिए, तो डायरेक्ट इधर बी से बी कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 5:9 उत्तर बन जाएगा ऐसा। 5:9 का मतलब ए आपके सवाल का उत्तर हो गया। नहीं साहिल बेटा, उसमें रॉकेट साइंस पढ़ेंगे अपन ना, उसमें रॉकेट साइंस पढ़ेंगे बेटा। ए अनुपात बी का मतलब है 7:9, बी अनुपात सी का मतलब है 15:7। सर अगर आपको ए अनुपात सी चाहिए तो क्या करें? बी से बी काट दीजिए, इधर 7 से 7 काट दीजिए। सर 15 को काटेंगे 3 बार और ये 5 बार, उत्तर आ गया जी 5:3। अरे जो ये बातें तुमको बता रहा हूं, क्या बेसिक से ही बता रहा हूं? इस टॉपिक में इससे बेसिक कुछ बन सकता है? इससे बेसिक कुछ हो सकता है? थोड़ा सवाल में ट्विस्ट कर दिया, और तुम्हें दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी क्या है सर? 2:3।
बी अनुपात सी क्या है सर? 4:5। जरा बात को सॉल्व करते हैं। बी से बी कैंसल, ए अनुपात सी बराबर 4 दूनी 8, 5 तिया 15। लेकिन ये उत्तर नहीं है, उत्तर बनेगा 15:8। उत्तर बनेगा 15:8 क्योंकि मेरे को सी ए पूछा है, सी ए का मतलब 15:8 बनेगा। ये गौर करनी है, रेशो किसका किससे पूछा है, रेशो किसका किससे पूछा है, रेशो ए का सी से नहीं, सी का ए से पूछा है। दिए गए सवाल में आपको जानकारी को जो विषय पढ़ना है, जानकारी किन की बात कर रहा है? अरे ए और सी पूछता तो उत्तर आता 8:15, लेकिन सी ए पूछा है तो 15:8 बनेगा। बिना लैंग्वेज पढ़े तो आप टिक नहीं कर पाओगे। क्या आप सबको रेशो मर्ज करने आ रहे हैं? ए अनुपात, अरे कहां गलत हो गया अक्षी? क्या गलत हो गया भाई बता इसमें मेरे अक्षी, क्या गलत हो गया भाई? बार बार कमेंट कर रहे कि आपने गलत कर दिया, आपने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया बता भाई? अरे बोल मेरे भाई, क्या गलत कर दिया? 3-5 आएगा। ओ माय गॉड, 3-5 आएगा। हे राम, हे प्रभु, हे मेरे मालिक। मेरे को तो पता है मैंने ठीक करा है, वो 10 बार कमेंट कर रहा है यार, कह रहा है आपने गलत पढ़ा दिया। आप तो गलत कर रहे हो सर, आप तो गलत कर रहे हो। नींद में चल रहा है अगला, नींद में। ये 3-3 रेशो दिए हैं, ये 3-3 रेशो दिए हैं सर। अगर मेरे को ए अनुपात डी चाहिए, ए अनुपात डी चाहिए, तो बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल। इधर बताओ, इधर कुछ मामला कटने वाला है? इधर कोई बात कटने वाली है? नहीं है सर। 4 दूनी 8, 8 3 से काट दो 2 बार। 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 5 35। ए और डी पूछा है, इसका मतलब 16 35। अच्छा, आपके मन में एक बात ये भी तो आ सकती है कि आप इन सबको ऐसे काट कैसे सकते हैं? सर काटने का क्या मतलब है, सुनिए। ए बटा बी तुम्हें सवाल में दे रहा है 2/3, रेशो को ऐसे लिख सकते हैं। बी बटा सी तुम्हें दे रहा है सवाल में 4/5, सी बटा डी तुम्हें सवाल में दे रहा है 6/7। तो इन तीनों चीजों का आपस में गुणा कर लो। तीनों का गुणा करोगे, ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी बराबर 2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/7। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। रेशो को आप फ्रैक्शन में करते हैं तो जानकारी एक ही बनती है सर। अब देखो, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, इधर बच गया ए बटा डी बराबर, ये 3 से कटेगा 2 बार। 4 दूनी 8 दूनी 16 बटा 7 5 35। क्या बात अभी भी ठीक है? ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब एक ही है। रेशो को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला एक ही है दोस्तों, बात एक ही है। 29 नंबर सवाल तुम सेल्फ घर से करोगे। 29 नंबर सवाल आप सेल्फ घर से करोगे। मैंने एक जैसे कितने सवाल तुमको बताए हैं, तो ए और डी को तो आप सेल्फ कर ही सकते हो बेटा, ए और डी को सेल्फ कर सकते हो। अब चलते हैं जी अगली बात पे, जहां तुमसे स्क्वायर पूछता है, जहां तुमसे क्यूब पूछता है, इस प्रकार की बात। सुनिएगा, ए और बी का रेशो है सर 2-3, बी और सी का रेशो है 4-5। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ए स्क्वायर बी सी नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता। पहले मुझे बी को इक्वल करना पड़ेगा, पहले मुझे ए बी सी को कंबाइंड करना पड़ेगा। पहले बच्चों, जब ए बी सी को कंबाइंड करोगे तो बात बनेगी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। बताओ जरा, ए बी सी को कंबाइंड करके यही बनेगा? सर ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर, और अब बी सी, अब वैल्यू पुट कर लो। देखो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 गुना 8, इसका स्क्वायर क्या होगा 12 गुना 12, बीसी का मतलब क्या होगा 12 गुना 15। तीनों बातें कॉमन हो गई। अगर इनमें कुछ कट सकता है तो काट ले सर, 4 से तो काट ही सकते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कुछ और कटने की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। 16, 12 तिया 36, 15 तिया 45, ये उत्तर बन गया। क्या तुम्हें बेसिक समझ में आ रहा है? बेसिक। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर बेसिक से कराओगे क्या? बेसिक से, बेसिक बेसिक बेसिक, ये बेसिक ही चल रहा है। सुनो, इस सवाल में बेटा बड़ी खुशी की बात है कि ए और बी का मान 3 4 है, बी और सी का मान 4 7 है। तो सर बी तो ऑलरेडी सेम है। अरे बी तो ऑलरेडी सेम है। अरे जब बी का मान सेम है तो सेम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कर दो वैल्यू पुट। ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, सी का मतलब 7 बटा में 7, 14/7। सर 2 मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। 2 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। मेरे आपको सवाल बताने की स्पीड बहुत तेज तो नहीं है ना बेटा? तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ए और बी का मतलब है 5 7,
सी और डी चाहिए, सी और डी, सी और डी चाहिए। बेटा देखो ये दिया 2a, 2a का मतलब 10 हो जाएगा भाई। a का मतलब अगर 5 है, a का मतलब 5 है, तो 2a का मतलब 10। हाँ, और 3b, 3b का मतलब 7 दिया 21, 3b का 7 दिया 21। आपको एक बात बता दो सर, अगर मेरे को AC, AC चाहिए AC, तो AC का मतलब होगा जी 5 गुणा 10। BD, अगर BD चाहिए तो 7 गुणा 21। सर इनमें कुछ कटने की गुंजाइश तो नहीं है, तो मैं 50:147 मान लो। दिल थाम कर पढ़ना है आपको 6 बजे तक ना बेटा, याद रखना। मैं तुम्हें एक बात बेटा क्लियर कर दूं, मैंने जो अपना कोर्स प्लान किया ना, वो 3 से लेकर 4:30 का और 5 से लेकर 6 बजे का किया है। सच बता रहा हूं, विद्या पढ़ाई कसम खाकर झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को जो पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा 3 से 4:30 का और 5 से 6 का। जो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा 4:30 के बाद, जो 4:45 तक पढ़ाऊंगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। 6 से 6:15 तक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए है, ताकि लिमिटेड टाइम में आपका कोर्स पूरा हो जाए। तो पढ़ते रहिएगा, इस बात को लेकर नखरे मत करना कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सुनो, ABC, सर A/B का मतलब है 2/3, B/C का मतलब है 3/4, C/A का मतलब है 4/2। और मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ये बता चुका हूं कि फ्रैक्शन को इस प्रकार लिखना नहीं होता, इसको तुम्हें आसान करना होगा। क्या बच्चों 12 से गुणा कर दूं? क्या 12 से गुणा करोगे बताओ क्या बनेगा? आपने 3 को 4 बार काटा सर 8, 3 बार काटा 9, और ये बन जाएगा 24। सवाल का उत्तर बन जाएगा सी। दैट्स ऑल। शिवकांत, प्रैक्टिस कर करके टाइम आपका इंप्रूव हो जाएगा, चिंता मत करो। सर ए और बी दिया है 2 3, बी और सी दिया है 3 7। क्या मुझे बताओ बेटा, बी का मान दोनों में सेम है क्या? बी इसमें भी 3 है, बी इसमें भी 3 है। सर बी का मान अगर सेम है तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं। हाँ ऐसे लिख दो। सर ए और बी कितना बनेगा? ए और बी बनेगा 5। बी और सी कितना बनेगा? 10। सी और ए कितना बनेगा? 9। 5 10 9 उत्तर बन जाएगा सी। सारे सवाल सबको समझ में आने चाहिए, सारे क्वेश्चन सबको समझ में आने चाहिए। सुनो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है बच्चों 4:3। एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनमें लड़के और लड़कियां 4:3 में, और गर्ल्स और टीचर 8:1 में। बच्चों ये मामला तो गड़बड़ हो गया ना। एक ही सवाल में, एक ही क्वेश्चन में, यहां तो गर्ल्स को 3 लिखा है, यहां गर्ल्स को 8 लिखा है। अरे ये अच्छी बात थोड़ी है, हमें इसका गुणा करना चाहिए 8 से, इसका गुणा करना चाहिए 3 से। अरे एक चीज जब 2 जगह यूज हो रही है तो उसको सेम होना चाहिए। तो आप कहना जी 8 चौका 32, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और टीचर आएंगे 3। मतलब मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि इस स्कूल में 32 बॉयज, गर्ल्स 24 और टीचर 3 हो सकते हैं। आपने कहा सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स। बेटा ऑल स्टूडेंट की बात करोगे तो उसमें बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे, बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगी। ये तो आ रहे हैं 56, और टीचर आ रहे हैं 3। रेशो इनका 56:3 होना चाहिए, 56:3 होना चाहिए। ये रेशो को इक्वल करने वाली बात ही थी। पहले मैंने टीचर को अलग कर लिया, सॉरी गर्ल्स को इक्वल कर लिया, गर्ल्स को इक्वल कर लिया और बात बन गई। अरे रेशो में दोनों साइड में ऐड नहीं होता, और क्लास में बॉयज गर्ल्स हैं, इनको तो कह सकता हूं ना टोटल बच्चे 56 होंगे। सौरभ, ये बताइए सर ए और बी का अनुपात है, देखो पूर्णांक, इस सवाल में एक वर्ड दिया है इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। ए और बी का मतलब दिया है बच्चों 3:4, बी अनुपात सी का मतलब दिया है 2:1। दिया ना, दिया ना बच्चों। लेकिन आपने कहा सर बी तो बराबर नहीं है, बी को बराबर नहीं है, तो अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो क्या बच्चों ये 4:2 कह सकता हूं क्या? शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी ये है, 10 सेकंड में तुम्हें यह पता लग गया कि मैं इसको 3 4 2 कह सकता हूं। कह सकते हो?
मतलब देखो ए अगर 3 है, बी 4 होगा और सी 2 होगा, यानी आपका जो टोटल बनेगा, टोटल क्या बच्चों को 9 या 9 का कोई गुणज बनेगा। भाई जब ये इंटीजर है, जब पूर्णांक है, तो नंबर आपको पॉइंट्स में, दशमलव में तो मानने नहीं है, या तो मानेंगे 9 और या मानेंगे 9 का कोई मल्टीपल, या मानेंगे 9 का कोई गुणज। तो यहां 9 का गुणज क्या है सर? 9 का मल्टीपल क्या होता है? अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। जिस संख्या के सम ऑफ डिजिट अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, उस संख्या में भी 9 का भाग जाता है। सर अंकों का योग 3 आ रहा है, 9 से नहीं कटेगा। 7 आ रहा है, 9 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 9 से ये नंबर कट सकता है, अंकों का योग 3 नहीं कटेगा। तो सी ऐसा ऑप्शन है जो केवल और केवल 9 से कट सकता है और कोई नहीं कट सकता। तो ए बी सी का जो संभावित मान है, मैं ऐसे नहीं कह रहा यही मान हो सकता है, यही मान नहीं है, एक संभावित मान ये भी हो सकता है, बिकॉज 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल केवल एक ही संख्या है 36। अरे संभव नहीं है पूर्णिता, 2 ऑप्शन आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा, 2 ऑप्शन आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि सवाल में पूछा गया संभावित मान की पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यू में वो एक ही ऑप्शन देगा, 2 नहीं दे सकता। अगली बात तो सुनिएगा, सुनो। आपने कहा कि सर अगर मान लीजिए 2a बराबर 3b है, अरे उनका योग किया रिंकी, सम ऑफ डिजिट किया, अंकों का योग। 2a बराबर ab है, तो a अनुपात b ज्ञात करना है, कैसे करें? सुनो, बड़ा सिंपल और बड़ा बेसिक मेथड क्या होता है बच्चों, कि आप कहना सर 2a और 3b बराबर है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इनको किसी नंबर के बराबर मान लेता हूं, k के इक्वल मान लेता हूं। जब ये दोनों बराबर है तो मान लो k के भी इक्वल है। अब आपने कहा सर 2a की वैल्यू अगर k है, तो a का मान आना चाहिए k बटा 2। वहीं 3b की वैल्यू अगर k है, तो b का मान आना चाहिए k बटा 3। आपने मुझसे पूछा है a अनुपात b, a अनुपात b क्या बनेगा सर? k बटा 2 और ये बनेगा k बटा 3। तो k इसमें कॉमन है, कट जाएगा सर, रिजल्ट आ गया 1 बटा 2 1 बटा 3। सर या तो आप इनका 6 से गुणा कर लो, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को इधर 2 को इधर, 3 को इधर 2 को इधर, तो भी बात एक ही है, तो भी रिजल्ट सेम है, तो भी काम सेम है। लेकिन सर ये सब भी नहीं करना मुझे पेपर में, ये सब भी नहीं करना, तो डायरेक्ट बताओ आप ऐसा कह सकते हो क्या, ये 3 को इधर लिख दो और 2 को इधर लिख दो, बस मामला खत्म, मामला खत्म। देखो आप बेटा यूं भी कर सकते हो, आप यूं भी कर सकते हो, 2a और 3b बराबर है, तो क्यों ना मैं इनको 6 के इक्वल मान लूं। सर 6 कैसे मान लिया आपने? इस 2 का और 3 का एलसीएम, 2 का और 3 का एलसीएम 6 मान लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर 2a की वैल्यू 6 है तो a का मान 3, 3b की वैल्यू 6 है तो b का मान 2 आएगा। क्या ऐसे इनका रेशो बना सकते हो क्या? क्या ऐसे इनका रेशो कह सकते हो क्या? जरा बताइए। यदि 2a बराबर 3b है, तो सर आपने कहा देखो a और b का मान बनेगा 3 अनुपात 2। आपसे पूछा गया a प्लस b मतलब 5, a 3, तो उत्तर यही तो बनेगा। दैट्स ऑल। सबको बात समझ तो आ रही है ना? सबको बात पल्ले तो पड़ रही है ना? सुनो, 4a बराबर 5b, सर a अनुपात b का मतलब आ रहा है 5:4। 3a बराबर 2c, a अनुपात c कितना आ रहा है बच्चों? a अनुपात c आ रहा है 2:3। सर आपने कहा इसमें और इसमें a इक्वल है, सर a कॉमन है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a को सेम करो। a को सेम कैसे करें? तो इसका गुणा 2 से कर लो, इसका गुणा 5 से कर लो। तो आपने कहा सर देखो a b और c बनाते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 तिया 15। तुम्हारी रिक्वायरमेंट केवल b और c की थी, तो b और c का उत्तर आ गया 8 15, b और c का उत्तर आ गया जी 8 15। ऐसे रेशो को लिखना आ गया समझ में? x का 50% और y का 30% बराबर है। बच्चों x का तो 50% बराबर है y का 30%। आपने कहा जी ये 0 और परसेंट से 0% काट दो, 5x बराबर आ रहा है 3y के,
तो आप x और y को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में 3 5 कह सकते हो। अरे ए आंसर देने वालों, तो मैं कह तो रहा हूं पलट के लिखना है। x की जगह पे 3 लिखना है, y की जगह पे 5 लिखना है। नंबर को ऐसे पलट के लिखना है। पलट के नहीं लिखोगे तो बात का मतलब नहीं बन पाएगा। यहां एक बात को और समझें प्लीज, एक बार आंसर मत दीजिएगा। सर अगर मेरे पास 3 संख्या आ जाएं तो तरीके समझना बच्चों, तरीके। पहला तरीका तो ये है एलसीएम वाला, सबसे इजी। क्या बच्चों आप इनको 12 के इक्वल मान सकते हो? 4 का, 3 का, 2 का एलसीएम तो 12 आता है, 12। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, 2a की वैल्यू अगर 12 है तो a का मान 6 आना चाहिए। a का मान 6 आना चाहिए। सर 3b की वैल्यू 12 है, 3b अगर 12 है तो b का मान 4 आना चाहिए। 4c की वैल्यू 12 है तो c का मान 3 आना चाहिए। खत्म, यही आंसर है। सर देखो इसका ना एक तरीका होता है जब आप एलसीएम डायरेक्टली ज्ञात ना कर पाओ। जब डायरेक्टली आप एलसीएम ज्ञात ना कर पाओ तब उसका तरीका एक और होता है, वो और सुन लीजिएगा। ऐसा a b c चाहिए, है ना, इसको बोलते हैं अपन हिडन मेथड। जैसे बच्चों तुम्हें a चाहिए, a, तो तुम a को छुपाओ, a को मत देखो, खाली b और c को देखो, खाली b और c को देखो। ये बन रहा है 3 चौका 12। अगर a चाहिए, a को छुपाओ, बाकी दोनों का गुणा कर लो, 12 बन गया। सर b चाहिए b, तो b को छुपाओ, इसका 4 दूनी 8 कर सकते हैं। सर अगर c चाहिए, c को छुपा लो, 3 दूनी 6 कर दो। ये नंबर आगे और कट सकता है, हाँ 2 से कट सकता है, तो भी 6 4 3 आएगा, बात तो एक ही है। अगर 3 संख्याओं को इस प्रकार सॉल्व करना हो तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, कोई एक तरीका छुपाकर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके दोनों इजी हैं, दोनों बातों को ट्राई करना आना चाहिए। जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे उसको ट्राई कर लो बेटा। देखो एक तरीका और भी होता है, मेरी बात को समझना। ए बी सी, अगर इनका रेशो चाहिए, ये 2a है ना, 2a, a की जगह आप क्या मानोगे, 1/2, यानी जो भी इनका ये आगे नंबर है ना, इसको बटा में ले जाओ। b की जगह मानना 1/3, c की जगह मानना 1/4। बच्चों फिर भी बताओ, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, फिर एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका स्टेप तो यही आ जाएगा, तब जाकर आपका स्टेप तो यही आ जाएगा ना बेटा। घूम फिर के बात तो सेम आनी है। तो अगर 3 नंबर पे स्टोरी आ जाए, 3 नंबर पे कहानी आ जाए, तो भी क्रैक कर पाओगे, तो भी बात को बना पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आप लोग कहते हो ना बेसिक से पढ़ना है, तो ये बेसिक ही चल रहा है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो कई बार ना इनका तुम्हें एलसीएम लेने में जोर आता है, तो एलसीएम मत लो, डायरेक्ट समझो। प्यारे बच्चों अगर ए चाहिए तो 12 और 13 का आपस में गुणा कर दीजिए, 156 होता है ये। अब गुणा करने आती है। शिवम कहते हैं थोड़ा बेसिक से पढ़ाओ सर। अच्छा मेरे भाई, अगर बी चाहिए बी, तो ए और सी का गुणा कर लो, 13 5 65। सी चाहिए तो 12 और 5 का गुणा कर लो, 60। क्या बच्चों सबका उत्तर आ गया? क्या सबका आंसर आ गया? इस सवाल का उत्तर मुझे आप सबसे चाहिए। 3a बराबर 2b बराबर 4c। सर इनका तो एलसीएम ज्ञात करना आसान है, 4 3 का एलसीएम आता है 12। सर a की जगह 4, b की जगह 6 और c की जगह 3 रख लो। कैसे करा तुम्हें समझ में आ गया? 3a का मतलब 12 तो a का मतलब 4, 2b का मतलब 12 तो b का मतलब 6, 4c का मतलब 12 तो c का मतलब 3। अरे वाह! जिस सवाल में तुम्हें लगे कि मेरे को एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, जहां तुम्हें लगे कि मेरे को एलसीएम लेने में कष्ट हो रहा है, वहां ये काम कर लेना। 11 7 77, 7 6 42 और 66, दैट्स ऑल। सारी बातें बड़े अच्छे प्रकार से तुम्हें पल्ले पड़नी चाहिए, और अभी थोड़ी देर में तुम इनका रिजल्ट भी देखोगे बेटा। जो तुमने आज सीखा है ना, तुम उनका रिजल्ट भी देखोगे। एक्स का 10%, वाई का 15%, जेड का 20%। तब तुम्हें हमारी मेहनत पे थोड़ा ट्रस्ट होगा कि हाँ मास्टर ने काम तो ठीक करा है। सुनो, परसेंटेज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, काट दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। सवाल बन चुका है 2x बराबर 3y बराबर 4z। ए बी आंसर देने वालों, तुम अभी तक नींद से बाहर नहीं निकले हो, तुम अभी तक नींद से बाहर नहीं निकले हो। अगर x चाहिए 6 आएगा, y चाहिए 8 आएगा, माफ कीजिए 4 आएगा,
Z चाहिए 3 आएगा। कारण मैंने इनको 12 के इक्वल मान लिया क्योंकि 12 इनका एलसीएम था, तो x का मान 6, y का मान 4 और xz का मान 3। खत्म बात। एक कहानी को और समझते हैं, एक कहानी को और समझते हैं। जो इसके बाद में 5 बजे क्लास आएगी ना, उसको ज्वाइन करने का लिंक दे दिया, कर लेना बेटा। सर b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए का 18%। करो तिकड़मबाजी। 6 तिया 18, 6 5 30। सर एक बार सॉल्व करते हैं। 5b माइनस 5a बराबर 3b प्लस 3a। आपने कहा जी उठापटक कर लेते हैं। 5a उधर जाएगा तो 8a बन जाएगा, b इधर आएगा तो ये 2b बन जाएगा। 4a बराबर 2b है, तो प्यारे बच्चों सॉरी माफ कीजिए, 4a बराबर b है। पर अगर 4a बराबर b है तो a और b का रेशो, a और b का रेशो 1:4 बनना चाहिए क्या? वैसे तो तुमको आज की क्लास की सारी बातें समझ में आई गई होंगी, लेकिन जब तुम घर पे इसका एक बार और रिवीजन करोगे, शीट को बड़े अच्छे से लगाओगे, तब तो एक्सपर्ट ही बन जाओगे। सर a का दुगना और b का 3 गुना बराबर है। a का दुगना b का 3 गुना बराबर है, तो इनमें रेशो ये बनेगा। सर b का 4 गुना और c का 5 गुना बराबर है, तो b और c का रेशो, सर b और c का रेशो तो ये बनेगा। सर जानकारी को ठीक करने के लिए क्या बताओ, आप b को इक्वल करेंगे, इसका गुना 5 से, इसका गुना 2 से। तो अब बताओ a b c, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 8। मैंने आपको यह पूछा है a और c का अनुपात क्या बनेगा, c आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 4 सवाल और बाकी हैं बेटा, फटाफट देखिएगा फटाफट। m का 15% बराबर है n का 20%। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3m बराबर 4n। सर m और n का रेशो बनेगा 4:3। बताने की नीड तो नहीं है कि आपने पलट के लिखा है इनको। ओ सुनिएगा, सर x बटा y बराबर है y बटा z। x बटा y बराबर है सर y बटा z। तो आप इसका तिरछा गुणा करके y स्क्वायर की जगह x z कह सकते हो क्या? तिरछा गुणा कर सकते हैं ना अपन, y स्क्वायर की जगह x z कह सकते हैं? आपने कहा हाँ। सर ये x स्क्वायर और y स्क्वायर पूछा है, मैं एक काम करता हूं, इस y स्क्वायर की जगह x z पुट कर लूं, क्योंकि मुझे पता है y स्क्वायर का मान तो x z भी होता है। एक x से एक x कट गया, सवाल का उत्तर आ गया जी x z। कोई शिकायत किसी को? सुनिए ना, 2 ही सवाल बाकी हैं, फटाफट से कर लीजिए। a का हिस्सा b के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। a का हिस्सा b के हिस्से के 3 टाइम्स के बराबर है। a शेयर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ b शेयर, b के शेयर के 3 गुने के बराबर है। और b का हिस्सा c के हिस्से के 5 गुने के बराबर है। b का हिस्सा c के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, c का 5 गुना। सर आपने कहा b को इक्वल करना है। सरिजा बेटा तुम घर पे यही सवाल कर लेना सारे, बेटा घर पे तुम सारे यही सवाल कर लेना। अगर यही सारे क्वेश्चन दोबारा घर से कर लोगे ना, तो आपका होमवर्क वाला भी काम पूरा हो जाएगा, होमवर्क वाला काम भी पूरा हो जाएगा। सुनो, a अनुपात b, अभी वेट करना, कुछ बहुत जानकारियां मेरे पास आपके लिए। a b से 40% ज्यादा है, यानी b का मान अगर 100 है तो a का मान 140 है। रेशो में इसे अपन 7:5 कह सकते हैं। अभी आगे आगे जब पढ़ेंगे ना अपन, जब आगे आगे पढ़ेंगे तो परसेंटेज पढ़ लेंगे ना, ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी बेटा। b c से 20% कम है, ये 100 तो ये 80, तो 4 और 5 हो गया। सर b तो बराबर होना चाहिए, इसका गुणा 4 से, इसका गुणा 5 से कर दो। अरे आप गुणा क्यों कर रहे हो समझ में आ गया? आप गुणा क्यों कर रहे हो समझ में आ गया? सर 28, 20 और 25, यानी मैंने पूछा आपसे a और c का रेशो बनेगा 28-25। ये दोस्तों आज की क्लास के आपके सवाल हो गए जी कंप्लीट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वेट कीजिए 1 मिनट का। आपको ना बेटा कम्युनिटी सेक्शन में, हमारी ऐप पे एक सेक्शन आता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी में आपको ऐसी मिलेगी पीडीएफ इस प्रकार की, इस फॉर्मेट में। देखो ये तुम्हारे सामने पीडीएफ है, प्रॉपर सारे क्वेश्चंस हैं जो तुमको मैंने क्लास में करवाए हैं ना, वही सारे क्वेश्चन है, वेल डिजाइन मेथड में लिखे गए हैं।
पूरी शीट के 50 सवाल हैं और बाद में इनकी आंसर की है साफ सुथरी प्रॉपर। सब चीजें आपको मिल रही हैं बेटा। आप पूरी क्लास को कम से कम 2 बार देखेंगे। 2 बार देखकर बेटा आप ये सारे सवाल बनाओगे। जब सारे सवाल तुमके, अब देखो मेरी बात सुनो, बच्चे के मन में डाउट आता है कि जो आपने पढ़ाया क्या पेपर में काम आएगा? क्या इस प्रकार के सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे? क्या ऐसे क्वेश्चन पहले कभी पेपर में आए हैं? बस उसी चीज के लिए ना हम बच्चों 5 बजे एक क्लास पढ़ने वाले हैं। लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां कमेंट बॉक्स में, वहां से उसे एनरोल करना। और मेरी बात सुनना, उस क्लास में पोल रहेगा। उस क्लास में पोल रहेगा। पोल का मतलब जानते हो ना? मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें 30-35 सेकंड में उसका उत्तर करना है। स्पीड स्पीड बनेगी, 30-35 सेकंड में आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर अभी आज आपका जो टारगेट है ना, वो है सवाल करना। सवाल होने चाहिए और आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी बच्चों। तो मिलते हैं आप छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, चीजें आपको समझ में आई। आज रेशो की पहली क्लास थी, एक शीट पूरी कर ली है। कल बच्चों शीट नंबर 2 को पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।